नमस्ते, मेरा नाम इशिका गोयल है। मैं शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस दिल्ली की छात्र हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं NSCL स्कैम को समझाना चाहती हूँ। ये अवसर मुझे हमारे प्रोफेसर नरेंद्र कुमार निगम जी के द्वारा मिला है। उनके इस चैनल पे आपको कई स्कैमों के बारे में काफ़ी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आइए अब हमें NSCL स्कैम समझने की कोशिश करते हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जो कि एक वाइट कॉलर अपराधों का पता लगाने के लिए समर्पित की संगठन है, सेबी से संपर्क करती है कि वह अपने फिट एंड प्रॉपर परीक्षा के माध्यम से कमोडिटी ब्रोकरेज हाउस को जांचना चाहती है। ये परीक्षा दलाल कंपनियों और उनके प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स की दलाल के रूप में क्षमताओं को जांचती है। ब्रोकरेज फर्म एक ऐसी जगह है जहां इन्वेस्टर्स और व्यापारी स्टॉक खरीदने और बेचने के लिए जाते हैं। ये फर्म खरीदारों और बेचने वालों के बीच में एक मिडलमैन के रूप में कार्य करती है और ये सभी के लिए एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। NSCL की शुरुआत सन 2004 में हुई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो तब इंडिया के प्रधानमंत्री थे, यह उनका सपना था कि देश भर में मैन्युफैक्चर और कृषि उपज दोनों के लिए ही एक बाजार बनाया जाए। स्पॉट मार्केट का लाभ उठाने के लिए कृषि उत्पादों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एकत्रित बाजार स्थापित करने की सख्त जरूरत थी। एक स्पॉट मार्केट तब होता है जब इन्वेस्टर्स वर्तमान समय में सिक्योरिटीज या वास्तु को बेचते हैं। जब किसी वास्तु या का स्पॉट मार्केट में कारोबार होता है, सामान नकद में बेचा जाता है और उसकी तुरंत डिलीवरी की जाती है। NSCL की स्थापना कंपनीज एक्ट 1956 के तथा 18 मई 2005 को महाराष्ट्र में की गई थी। नेशनल स्पॉट एक्सचेंज ने 15 अक्टूबर 2008 को लाइव ट्रेडिंग शुरू की और ये देश का पहला कमोडिटी एक्सचेंज रेट बना। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए 3 एक्सचेंजेस NSCL, NSPOT और नेशनल AFMC को 1 डे कॉन्ट्रैक्ट्स में फॉरवर्ड ट्रेडिंग करने की अनुमति दी गई थी। आइए अब हम एक किसान के उदाहरण लेते हुए फॉरवर्ड ट्रेडिंग समझें। एक किसान है जो एक निश्चित फसल काटता है और आने वाले 3 महीने में उसकी क्या कीमत होगी उसके बारे में अनिश्चित है। इस मामले में किसान एक निश्चित तीसरे पार्टी के साथ में एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करता है जिस कीमत पे वह आने वाले 3 महीनों में अपनी फसल बेचेगा। इस तरह के लेन देन के लिए बाजार को फॉरवर्ड मार्केट के रूप में जाना जाता है। NSCL कृषि उत्पादों सहित कॉन्ट्रैक्ट की स्पॉट डिलीवरी के लिए देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटी एक्सचेंज बन गया। इसके एक्सचेंज को कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को निपटाने के लिए 25 से 35 दिनों तक का समय लगाने का आरोप है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को निपटाने के लिए अनुमत समय अवधि 11 दिनों की थी। नियमों के खिलाफ कई मामलों में शॉर्ट सेलिंग की भी अनुमति दी गई। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन तब बीच में आए और उन्होंने NSL को मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स को बंद करने के लिए कहा। ये भुगतान पेमेंट डिफॉल्ट में समाप्त हुआ। आइए एक सरल उदाहरण के माध्यम से शॉर्ट सेलिंग को समझते हैं। मान लीजिए कि आपका एक मित्र है और उसने अभी एक नया iPhone 13 Pro 128 GB काले रंग का ऑर्डर किया है और जब उसका फ़ोन उसके पास आता है, उसके फ़ोन खोलने से पहले ही आप उससे वह फ़ोन उधार पे मांग लेते हैं। अब आपने उसका फ़ोन लिया और उसको आपने 50,000 में आगे बेच दिया। बट यदि आपके दोस्त को ये पता लगता है, आप संकट में आ सकते हैं। अभी कुछ टाइम बाद आपको उसका फ़ोन वापस लुटाना है। अब आपके पास 2 ऑप्शंस है। यदि आप किसी बिग स्टोर रिटेलर के पास जाए जहां आपको वो फ़ोन 50,000 के बजाय 55,000 का मिलता है और आप वहाँ से खरीद के अपने दोस्त को लुटा दें, बट इस लेन देन पे आपको 5,000 का नुकसान होता है। दूसरे ऑप्शन में आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं जहाँ क्या पता आपको ये सेम फ़ोन 50,000 से कम कीमत का मिल जाए, तो आपको इस लेन देन में मुनाफा होता है। इस सिचुएशन में आपने शॉर्ट सेलिंग करके लाभ कमाया है, कुछ ऐसा बेचकर जो आपका था ही नहीं और उससे बाद की तारीख में आपने कम दाम में बदल दिया। शेयर मार्केट में ये ठीक वैसे ही लागू होता है। आपने XYZ कंपनी का शेयर उधार ले लिया, बिल्कुल आईफोन की तरह उन्हें बेच दिया। किसी टाइम पर आपको उन शेयर्स को वापस करना होगा और यदि आप उन शेयर्स को सस्ते में वापस खरीद पाते हैं तो आपको लाभ होता है, यदि नहीं तो आप नुकसान उठाते हैं।
संकट तब सामने आया जब भौतिक वस्तु का कोई रिकॉर्ड नहीं था। वेयरहाउस रिसीव्स किसी भी भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित नहीं थी। जब इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे के लायक वस्तु का दावा किया तो बोरोस उन्हें प्रदान नहीं कर सके क्योंकि गोदाम में माल की कमी थी। इस तरह कमोडिटी मार्केट का सबसे विवादित घोटाला का जन्म हुआ। ये घोटाला पहले प्रमोटर्स और प्रमुख कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी की तरह लग रहा था। हालांकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, बड़े दलाल और वित्तीय खिलाड़ी रडार के दायरे में आए। ये कथित तौर पर अपने ग्राहकों को ट्रेडिंग सर्कल में जानबूझकर पेश करने में शामिल थे। दलाल फर्जी योजनाओं के विपणन करते अपने कर्तव्य में विफल रहे और इन्वेस्टर्स को कमोडिटी सेगमेंट में व्यापार करने का लालच दिया। काफ़ी मामलों में उन्होंने अज्ञानी इन्वेस्टर्स की ओर से कथित तौर पर व्यापार करते हुए पाया गया। तब से जांच जारी है। कई दलाल, इन्वेस्टर्स और प्रमुख निर्णय निर्माता रडार के अधीन हैं। दलालों के खिलाफ ये भी आरोप है कि उन्होंने ग्राहकों से झूठे वादे करके उन्हें निवेश करने के लिए आकर्षित किया। ग्राहकों को रिस्क फ्री रिटर्न की सीमा तक आश्वासन दिया गया। उन्होंने पेयर कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से स्पॉट मार्केट में आर्बिट्राज अवसरों को बढ़ावा दिया। ग्राहकों को ये विश्वास दिलाया गया कि पेयर कॉन्ट्रैक्ट्स को स्टॉक के रूप में कोलैटरल द्वारा समर्थित किया जाता है। सभी को ये भी संदेह था कि दलालों ने क्लाइंट कोड मॉडिफिकेशंस में हेराफेरी की। साथ ही सभी ने दलालों के खिलाफ अपने आदेश में कहा कि ये दलाल ग्राहक की अनुमति के बिना ग्राहकों के नाम पे कारोबार करते थे। इन दलालों ने कथित तौर पे ग्राहकों को अपने खातों में डेबिट शेष राशि के बावजूद ट्रेडों पे निष्पादित करने की अनुमति दी थी। ये दलाल ग्राहकों के खाते और संगठन के खाते के बीच धन को अलग नहीं करते थे। दलालों ने बयान दिया कि गोदाम में सामान बीमा कवर द्वारा समर्थित है, जो NSCL के विभिन्न परिपात्रों, नियमों और उप नियमों और FCRA की धारा 21C के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके अलावा दलाल फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को संगठित लेन देन की रिपोर्ट करने में विफल रहे, जो NSCL परिपात्रों के प्रावधान का उल्लंघन है। सभी ने इन ब्रोकर्स को कमोडिटी ट्रेडिंग से प्रतिबंधित कराने और इरेगुलरिटीज़ के लिए मुकदमा चलाने का सुझाव दिया है। आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया जाना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।